Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss another important topic, that is land adaptations of fungi. So let's move to the classwork. So dear students, land adaptations of fungi. बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान टॉपिक और उतना ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कुछ एमसीक्यूज बनेंगे, वो भी मैं साथ साथ आपको मार्क करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको मार्क कर लें। आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बात करूं, क्योंकि हमने अब तक जितने टॉपिक पढ़े सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो इस पूरे चैप्टर में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो उनके एतबार से अगर हम रेट करें तो रेटिंग के एतबार से ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। तो बाज़ औक़ात बोर्ड के अंदर जो कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनमें से ये एक है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मेरे डिक्शनरी में इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। स्टूडेंट्स आमतौर पर इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। तो जो चीज़ आपने समझ ली है उसको याद करना वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर? सो द होल सिलेबस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो डियर स्टूडेंट्स, लैंड एडेप्टेशंस की जब बात करते हैं तो हमने जैसे कि अब तक पढ़ लिए, काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से फंजाई को डिस्कस कर लिया, बेसिक जितना भी था हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? खुश्की के ऊपर, टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, लैंड के ऊपर पाए जाते हैं। तो लैंड के ऊपर रहने के लिए अल्लाह ताला ने इनको कौन से वो करैक्टरिस्टिक्स दिए, वो कौन सी अडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से ये लैंड के ऊपर सर्वाइव ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल ग्रुप हैं। पानी के अंदर नहीं मिलते हमें ये। ठीक है, तो उसके कुछ रीजंस हैं। ठीक है, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1, याद रखिएगा, इसको एमसीक्यूज के लिए मार्क करना आपने, दैट fungi grow best in moist habitat, जहां कहीं पे नमी है वहां पर ग्रो करना इनके लिए बहुत आसान है। ठीक है, और वही इनके लिए बेस्ट सूटेबल कंडीशंस हैं। खुश्की के ऊपर, लैंड के ऊपर जो फीचर्स हैं वहां पर हैबिटेट इनके लिए बेस्ट कौन सा है? वैसे तो ये हर जगह पर ग्रो कर सकते हैं, एवरीवेयर, जहां कहीं पर इनको ऑर्गेनिक मैटर मिल गया, लेकिन बेस्ट कंडीशंस क्या इनके लिए? मॉइस्ट हैबिटेट। क्लियर? एंड कैन ग्रो wherever, जहां कहीं पे भी they found organic matter. Clear? Number 1. Number 2, they have fast spreading hyphae. आपको याद है कि हमने इनिशियली पढ़ा था कि इनके हाइफी के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी एबिलिटी रखी है, उसमें से एक का मैंने बताया भी था आपको कि वो एक दिन में 1 किलोमीटर तक इसका हाइफी जो है वो ग्रो कर सकता है। 1 किलोमीटर जो हम पैदल चले तो हमें इतनी देर लगे, तो डियर स्टूडेंट्स ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, सो फास्ट स्प्रेडिंग हाइफी ये दूसरा करेक्टरिस्टिक है जो कि इनको खुश्की के ऊपर, लैंड के ऊपर अडेप्ट करने में हेल्प करता है। सो दे हैव extensive system of fast spreading, spread का मतलब फैलना। ठीक है, फास्ट का मतलब तेजी के साथ,
hyphae, which not only let them attach to substrate, यानी ना सिर्फ ये सबस्ट्रेट के ऊपर उनको अटैच करने में हेल्प करते हैं, बट ऑल्सो let them digest and absorb nutrients, और इन्हीं हाइफी के जरिए ये फूड को डाइजेस्ट भी करते हैं और फिर वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं. सो किसकी वजह से? ड्यू टू फास्ट स्प्रेडिंग हाइफी. वो याद रखिएगा, ठीक है. वो 1 किलोमीटर वाली एग्जांपल पर डे. नंबर 3, द साइटोप्लाज्मिक फ्लो. तो आपको पता है, चाहे वो सेप्टेट हाइफी है, चाहे वो नॉन सेप्टेट है. नॉन सेप्टेट में तो वैसे ही साइटोप्लाज्म एक ही हाइफी के अंदर मौजूद है, बहुत आसानी के साथ वो ग्रो कर सकते हैं. और सेप्टेट के अंदर भी आपको बताया था कि वो उनके जो सेप्टम के अंदर पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, उसका साइटोप्लाज्म. तो चूंकि इनके अंदर वो साइटोप्लाज्मिक फ्लो बहुत ज़बरदस्त है, इस वजह से ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. सो ड्यू टू cytoplasmic flow, they can grow very well and fast. तो साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स बआसानी एक सेल से दूसरे सेल या फिर कोएनोसाइटिक यानी कि नॉन सेप्टेट हाइफी के उसके केस के अंदर वो पूरा एक के अंदर आसानी से वो न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फैलना शुरू हो जाते हैं. नंबर 4, डियर स्टूडेंट्स, दैट इज देयर सेल वॉल. सो डियर स्टूडेंट्स, इनकी सेल वॉल किससे बनती है? यस, you are right. Their cell wall is made up of chitin. Clear? ये पॉलीसैकेराइड है, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. Chitin, which is more decay resistant. ये आसानी से डिके नहीं होती, गलती सड़ती नहीं है, रेजिस्टेंट है, उसको जो है वो बर्दाश्त करती है. मोर डिके रेजिस्टेंट देन सेलुलोज एंड लिग्निन ऑफ प्लांट सेल वॉल. क्लियर? उनसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है. एंड इवन इट कैन डाइजेस्ट लिग्निन, जो कि लक्कड़ है, हार्ड वुड, ठीक है. जो वुड होती है एक्चुअली उसके अंदर लिग्निन की वजह से हार्डनेस होती है. सो डाइजेस्ट लिग्निन in addition to cellulose. ये उसको भी सेलुलोज को तो डाइजेस्ट करती है, उसके साथ साथ लिग्निन को भी डाइजेस्ट कर जाती है, जो कि इतनी ज़्यादा डिके रेजिस्टेंट नहीं है एज कंपैरेटिवली द काइटिन. नंबर 5, so they can tolerate dry conditions. Dry conditions tolerance. So they tolerate
द ड्राई कंडीशंस, जब भी कहीं पानी की कमी होती है तो ऐसी कंडीशंस में को ये आसानी से टॉलरेट करते हैं बाय फॉर्मिंग नॉन मोटाइल स्पोर्स और कॉनिडिया, या फिर कॉनिडिया बनाकर, डिफरेंट कैटेगरीज हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन स्पोर्स बनाते हैं, कौन कॉनिडिया बनाते हैं, क्लियर। एंड इवन द जाइगोट, आपको याद है जाइगोमाइसीट्स के अंदर जो जाइगोट बनता है इज थिक वॉल्ड, वो थिक वॉल हो जाता है इन ड्राई कंडीशंस में, एंड become dormant, clear, to resist the dry conditions। तो इस तरह से ये भी इनके अंदर एक कैपेबिलिटी मौजूद है। नंबर 6, क्लियर। नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स, इनके जो हाइफी हैं वो अल्लाह ताला ने इस तरह से मॉडिफाई किए हैं कि वो बगैर पानी के भी जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसको जो रिप्रोडक्शन है उसको वाटर इंडिपेंडेंट बना देते हैं। दे हैव मॉडिफाइड hyphae which enable them to reproduce without dependence on external water। और वो हम डिटेल से पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, हर केस के अंदर किस तरह से वो हाइफी जो है वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, क्लियर। दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के साथ बट कंपैटिबल स्ट्रेन्स के साथ। नंबर 7, they can tolerate pH extremes। So dear students, they can tolerate, ये बर्दाश्त करते हैं a wide range of pH। pH का पता ही है, ये एक ऐसा पैमाना है जिससे आप किसी भी चीज़ की एसिडिटी, न्यूट्रलिटी या उसकी एल्कलाइनिटी या बेसिसिटी को मेजर करते हैं। सो वाइड रेंज ऑफ pH that is 2 to 9। आपको पता है ना कि 2 ये तो हाईली एसिडिक है, 7 न्यूट्रल, 7 से नीचे एसिडिक होना शुरू होते हैं, 7 से ऊपर बेसिक होना, अल्कलाइन होना शुरू होते हैं। सो 7, 8, 9 ये अल्कलाइन यहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं, अल्कलाइन जो pH है, और एसिडिक वो बर्दाश्त करने की ताकत वो अल्कलाइन से भी ज़्यादा है। यानी ये 2 के बाद सिर्फ 1 रह गया जो एक्सट्रीम जो एसिडिक pH होती है, तो ये उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। Number 8, they can tolerate temperature extremes। मतलब कि जो दर्जा हरारत है उसकी एक्सट्रीम्स को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी है। The fungi can tolerate and grow in a wide range of temperature extremes
दैट इज कितनी एक्सट्रीम को बर्दाश्त कर सकते हैं ये स्टूडेंट्स? दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस टू +50 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 पे वाटर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, तो बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर है। और 50 डिग्री सेल्सियस पता है जब गर्मियाँ होती हैं तो जैसे 30 से ऊपर पारा जाता है, टेम्परेचर जाता है, तो हमें कितनी शदीद गर्मी लगना शुरू हो जाती है। जब 40 पे पहुंचता है तो बेहाल हो जाते हैं। ये 50 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, और ठंडा कितना, बिलो फ्रीजिंग -5 डिग्री सेल्सियस तक भी। इसी वजह से ये आसानी रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर्स के अंदर, जहां पर -5 तक टेम्परेचर होता है, आसानी से ग्रो कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर भी। क्लियर? Number 9, they can tolerate hyper or high osmotic surroundings. मतलब they can grow easily in high salt and sugar solutions, in jams, jellies, and pickles, etc. तो पिकल्स के अंदर यानी अचार के अंदर आपको पता है नमक काफ़ी डाला जाता है, ठीक है, उसको वो प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम कर रहा है। जैम, जलीज, इनके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा डाली जाती है। आपको पता है थोड़ा सा जैम लगाते हैं और कितना मीठा हो जाता है, ठीक है, वो ब्रेड के ऊपर लगाते हैं। तो ये हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन है। आपने डे स्टूडेंट्स ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स या उसकी प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, आपको याद है ना, कि लेट्स सपोज कि ये एक कंटेनर है और इसके अंदर एक लिविंग सेल है। अगर बाहर ये इसका एनवायरनमेंट यानी सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऐसे एनवायरनमेंट को कहते हैं हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट या हाई ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट। बाहर एनवायरनमेंट के अंदर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होना, यानी सादा लफ्ज़ों में हम कहें तो ये हाइपरटोनिक्स एनवायरनमेंट है, ठीक है। दैट इज एक्चुअली द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। सादा लफ्ज़ों में अगर बात करें, ये हाइपर ऑस्मोटिक का मतलब। तो ऐसी कंडीशन में वाटर कैसे मूव करता है? तो आपको पता है, ठीक है स्टूडेंट्स, वाटर के मूव करने का सिर्फ एक ही रूल है कि लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये लेट्स सपोज कि ये फंगस पड़ी हुई है, ठीक है। आम तौर पर क्या होता है, एक लेट्स सपोज कि अगर फंगस नहीं है, कोई एक नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ से वाटर जो है इस सेल से, इसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन लो है तो वाटर निकलेगा यहाँ से और सराउंडिंग में आना शुरू हो जाता है। नॉर्मली तो ऐसा होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अगर वो एनिमल सेल है तो वो श्रिंक कर जाएगा, अगर वो प्लांट सेल है तो वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, याद है ना आपको। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इनके साथ ऐसा नहीं। अगर ये फंगल सेल है तो कुछ भी हो जाए, ये ऐसी ज़बरदस्त और हाई ऑस्मोटिक कंडीशन के अंदर भी बआसानी जिंदा रह सकते हैं। बाकी प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल या जो एनिमल सेल, वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं, ठीक है। या फिर उनके जो अंदर जो सेल के जितने भी वो कंपोनेंट्स और उनके जो फंक्शंस हैं, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, वो ज़रूर डिस्टर्ब होता है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि वाटर निकल गया। और आपको पता है वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ, हम चैप्टर नंबर 2 में बड़े डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो 60 to 70% जो होता है ये एक साइटोप्लाज्म के अंदर नॉर्मली मौजूद होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो इसके बावजूद ये बआसानी ग्रो करते हैं। तो फ्रिज में पड़ी हुई जैम, जेलीज या अचार, उसके अंदर भी वहाँ पर टेम्परेचर भी कम है, कंडीशन भी हाइपर ऑस्मोटिक है, उसके बावजूद ये ग्रो कर गए।
सो दैट इज द रीजन। तो ये बाआसानी लैंड के ऊपर सर्वाइव करने में कामयाब है। क्लियर? तो ये 9 एडेप्टेशंस हो गई इनकी। नंबर 10 is they can also store the surplus food. The storage of surplus food. सरप्लस का मतलब है कि जो जरूरत से जायद है। सरप्लस का लफ्जी मानन कि कोई भी ऐसी चीज जो जरूरत से ज्यादा है। लेट्स सपोज कि मेरे सामने आप 3 प्लेटें बिरयानी की रख दें, लेकिन मैं एक नॉर्मल इंसान, मैं 1 प्लेट खा सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2, तो 3 प्लेटें तो मैं कभी भी नहीं खाऊंगा। ये मेरी अपनी, कुछ लोग खा सकते हैं, तो वो सरप्लस है। अब मेरी बॉडी जो है वो 1 से 2 यानी कि एक नॉर्मल जो प्लेट होती है उसको डाइजेस्ट कर सकती है। लेकिन इनके अंदर ये खासियत अल्लाह ताला ने रखी है, क्योंकि इनके ये ऐसे एनवायरनमेंट में आमतौर पर होते हैं कि जहाँ पर हर वक्त इनको फूड नहीं मिलता। तो जब कभी इनको फूड एक्सेस में मिल जाए, सरप्लस हो जाए, तो ये इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये खासियत भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी है। द फंजाई can store surplus food in their mycelium। कहां पर स्टोर करते हैं? माइसीलियम के अंदर। यह भी याद रखना है, ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स। लिपिड, जो लिपिड होगा उसको ड्रॉपलेट्स की शक्ल में स्टोर कर लेंगे। एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको ग्लाइकोजन की शक्ल में, एंड ग्लाइकोजन। फिर किस शक्ल में? 2 जो लिपिड्स हैं, जो फैट्स हैं, जो फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल्स हैं, जो एक्सेस में हैं, जो सरप्लस हैं, उनको लिपिड ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में माइसीलियम के अंदर स्टोर कर लेंगे। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ग्लाइकोजन की शक्ल में ये स्टोर कर लेते हैं। क्लियर? और एक और खासियत इनके अंदर, एक और अडेप्टेशन जो कि खासियत है सैप्रोब्स की। फिर दैट इज राइजाइड्स। को याद है राइजाइड्स? न्यूट्रिशन इन फंजाई के अंदर जो पहला हमने पढ़ा था सैप्रोट्रॉफिक फंजाई। सो द सैप्रोट्रॉफिक fungi are attached to their substrate by the modified hyphae। खास किस्म के इनके पास हाइफे होते हैं, which are called rhizoids। जैसे रूट्स होती हैं ना प्लांट्स की, जो इनको जमीन के साथ चिपका के रखती हैं, अटैच करके रखती हैं, एंकर करके रखती हैं, इसी तरह से ये जो सेप्रोबिक यानी कि जो डीकम्पोजर फंजाई हैं, जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं, उनको अल्लाह ताला ने राइजाइड्स दिए। और एक और खासियत आपने पढ़ी थी, याद आपको? दैट इज हॉस्टोरिया। याद आपको? जो कि पैरासिटिक फंजाई, द पैरासिटिक फंजाई have special hyphal branches which penetrate into
plant cells to obtain nutrients called, उन स्पेशल हाइफी को क्या कहते हैं, उन ब्रांचेस को क्या कहते हैं, called हॉस्टोरिया। याद है आपको? आप बाकायदा तौर पर मैंने डायग्राम के साथ आपको ये समझाया था कि वो किस तरह से उनके साइटोप्लाज्म के अंदर वो ब्रांचेस जाती हैं और वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो पैरासिटिक थे। क्लियर? सो दिस इज हाउ दे आर अडेप्टेड टू लिव ऑन द लैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।